पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आप में से कोई मुझे थोड़ा सा हल्का सा हिंट कर देगा क्या? पिछली क्लास हम लोग कहाँ तक ले चुके थे? इस टॉपिक पे हमने अपनी क्लास छोड़ी थी, कोई मुझे मैसेज करके बताएगा क्या? लेवलिंग, लेवलिंग बहुत बड़ी चीज है। लेवलिंग में कहाँ? अच्छा, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन हम लोगों ने पढ़ लिया था। मतलब एक अगर कोई डेक है और डेक पर कोई खड़ा हुआ है शिप की, उसको मैक्सिमम कितना आगे तक दिखाई दे सकता है, ये हम लोगों ने शायद पढ़ा था, है ना? इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर लिए थे। ओके, मतलब डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन हमने पूरी की पूरी पढ़ ली थी। यार ये पहले अपना म्यूट कर लो भाई। अच्छा ठीक है, ओके। आप सब कृपया अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें, बीच क्लास में उसे चालू ना करें, ठीक है? तो लेवलिंग में हम लोग बेसिकली, मेरे ख्याल से अगर हमने डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन तक देखा हुआ है तो हम लोगों ने लेवलिंग के मेथड देखे हुए हैं, लेवलिंग बेसिकली समझी हुई है। और उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोगों ने उसके अंदर दो टाइप के एरर देखे होंगे। एक तो हम लोगों ने कर्वेचर की वजह से एरर देखा होगा कि कर्वेचर के वजह से कितना एरर आता है। और उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक और एरर देखा होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, फिर कंबाइंड एरर निकाला होगा। कंबाइंड एरर निकालने के बाद ही हम डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन के ऊपर आए। तो पहली तो लेवलिंग की बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, उसके बाद लेवलिंग के दो एरर, एरर और करेक्शन एक ही बात है, उसके बाद उनको कंबाइन करना, और उसको कंबाइन करने के बाद फिर आगे डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजन के ऊपर आना, है ना? इसमें से कुछ छूटा हुआ तो मुझे जल्दी से बताएंगे। अगर इसमें से कुछ भी छूटा हुआ तो मुझे जल्दी से बताएंगे। अच्छा, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं छूटा हुआ, ठीक है। मतलब ओके, हम लोगों को रेसिप्रोकल लेवलिंग से स्टार्ट करना है ना? हम लोगों ने रेसिप्रोकल लेवलिंग नहीं देखी थी, तो मेरे ख्याल से कॉपी आप सबके पास ही होगी। आपसे थोड़ा सा मैं इतना एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा सा इस चीज को अभी मतलब थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा बीच में है और उसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? तो चीजों को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अभी देखो क्या होता है कि सर्विंग के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि सर्विंग के अंदर जब भी कभी हम लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग करने के लिए जो दो पॉइंट्स होते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में लेट अस सपोज दैट के एक पर्टिकुलर रिवर आ रही है ना? या फिर उनके बीच में कोई एक रेवाइन, मतलब रेवाइन का मतलब होता है कि जो बिहड़ टाइप होता है ना, जो मतलब एक वैली टाइप होती है बहुत गहरी, तो ऐसा कुछ रेवाइन आ रहा है। या फिर लेट अस सपोज दैट कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल है जिस ऑब्स्टेकल की वजह से आप उन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेशन ना लेकर के, और आप क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी लाइन ऑफ साइट डाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, लाइन ऑफ साइट जब भी लंबी हो जाती है ना, तो लाइन ऑफ साइट लंबी होने की वजह से एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना? एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी, मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना के बताता हूँ। सपोज दैट के अपने पास एक पर्टिकुलर इस तरह की एक लाइन है, लाइक दैट। अपने पास एक पर्टिकुलर इस तरह की लाइन है, और इस लाइन के साथ आप एक दूसरी लाइन डालना चाहते हैं, और वो दूसरी लाइन लेट अस सपोज दैट इस तरीके से है, ठीक है? अब ये लाइन जितनी ज्यादा लंबी होगी ना, इसका जो एरर होगा, है ना, ऊपर नीचे होने का, वो उतना ज्यादा होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे ये लाइन लंबी थी और थोड़ा सा टिल्ट हुई, बहुत हल्का सा टिल्ट हुई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना, वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी। मैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये इस जगह पर दिखा रहा हूँ। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अब ये जो एरर की वैल्यू आई ना, ये एरर की वैल्यू जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे कम है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूंगा एरर, तो छोटा है,
यहाँ देखूंगा इस सेक्शन में तो एरर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, इस सेक्शन में देखूंगा तो एरर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ लास्ट में आके देखा तो एरर बहुत बड़ा हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरे एरर के साइज हैं वो मेरे एरर के साइज भी धीरे धीरे करके बड़े होते जा रहे हैं। तो जब भी कभी बीच में किसी भी पर्टिकुलर एक ऐसी सिचुएशन हो जाए, मैं यहाँ पर एक सिचुएशन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, एक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि लेट अस सपोज दैट लाइक दैट ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है और ये बीच में एक रिवर आ गई या कुछ भी हो गया और उसकी वजह से मेरी एक ऐसी सिचुएशन बनी कि ये दो मेरे पॉइंट्स थे और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर पानी भरा हुआ था लाइक दैट। पॉइंट और नॉट? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर पानी भरा हुआ था। अभी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पानी भरा हुआ था तो इट इज इम्पॉसिबल कि मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल भी क्या दे पाऊं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बिल्कुल भी इंटरमीडिएट स्टेशन दे पाऊं, ये चीज हो ही नहीं सकती। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है लेकिन मुझे लेवलिंग तो करनी है और लेवलिंग मुझे इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में करनी पड़ेगी। अब मुझे एक लंबी साइड देनी पड़ेगी, लंबी साइड देनी पड़ेगी मतलब यहाँ पर जो एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का, लेट अस सपोज दैट मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट का लेवल फाइंड आउट करना है। ये मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए और यहाँ पर मेरा दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट है बी। मुझे इन दोनों पॉइंट्स का लेवल फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स का लेवल फाइंड आउट करने में अब एरर आने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी मैं इंस्ट्रूमेंट को ऊपर नीचे करता हूँ तो अब एरर आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब उस एरर के आने के चांस है तो छोटी सी दिक्कत ये होती है कि हम नेकेड आई से कभी भी एरर को पहचान नहीं सकते। अगर हमने क्वेश्चन किए हुए हैं पहले, चाहे डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन के क्वेश्चन किए हों या फिर हमने और कोई क्वेश्चन किया हो, बहुत बड़ी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बहुत छोटा सा एरर आता है और जो कर्वेचर के और रिफ्लेक्शन के एरर्स होते हैं ना, वो तो बच्चों बिल्कुल इतने छोटे होते हैं लाइक इन एमएम, तो वो तो समझ में ही नहीं आते कि वो एरर आया भी कि नहीं आया, तो नेकेड आई से वो एरर पहचान ही नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सिंपल लेवलिंग का यूज नहीं करते। मतलब आपको ए का आरएल पता है और बी का आरएल आपको निकालना है, then you can use either height of the instrument method or you can use rise and fall method। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सिंपल लेवलिंग नहीं यूज कर सकते। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक स्पेसिफिक टाइप की लेवलिंग यूज करनी पड़ेगी, जिस पर्टिकुलर लेवलिंग को हम लोग क्या नाम देंगे, जिस पर्टिकुलर लेवलिंग को हम लोग नाम देंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग सालों बाद लिख रहा हूँ आज मैं इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग होती क्या है उसे समझो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना। मतलब अपन किसी भी चीज को उल्टा करके लिख देते हैं ना तो रेसिप्रोकल बन जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। सेम वही चीज है रेसिप्रोकल, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एकदम वही चीज। सबसे पहले आपको लेट अस सपोज दैट ए का आरएल पता है, यू नो द आरएल ऑफ ए, है ना। जो ए का आरएल है वो आपको पता है, आरएल ऑफ ए, ये मेरे पास लेट अस सपोज दैट नोन है। और जो आरएल ऑफ बी है आपके पास, वो आपके पास आरएल ऑफ बी अननोन है ना। इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना, अपने उस इंस्ट्रूमेंट को मैं सबसे पहले उठा करके कहाँ रखूंगा, मैं सबसे पहले उठा करके अपने इंस्ट्रूमेंट को रखूंगा पॉइंट नंबर ए के थोड़ा सा आगे। और एक स्टाफ कहाँ रखूंगा, मैं एक स्टाफ रखूंगा, एक स्टाफ रखूंगा पॉइंट नंबर ए पर लाइक दैट। यहां मैंने स्टाफ रखा, ठीक है। और यहाँ स्टाफ रखे इसका थोड़ा सा आगे, एकदम एकदम थोड़ा सा आगे मैंने क्या रख दिया, वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया लाइक दैट, ठीक है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मैंने एक डिस्टेंस ले ली, लाइक दैट। मैंने इंस्ट्रूमेंट रख दिया और इस इंस्ट्रूमेंट से मैंने एक मुझे एक लाइन ऑफ साइट डालनी थी और वो लाइन ऑफ साइट मैंने डाल दी थी लाइक दैट। लेट अस सपोज दैट कि जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी वो मैंने इस तरीके से डाली। लेकिन असल में दिक्कत क्या हुई ना, मुझे साइट ऐसी डालनी थी लेकिन मुझसे थोड़ी सी गलती हुई।
और थोड़ी सी गलती होने की वजह से ये जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी ये इस तरीके से जो जानी चाहिए थी ये इस तरीके से नहीं गई। लेट अस सपोज दैट ये लाइन ऑफ साइट कैसे चली गई, ये लाइन ऑफ साइट मुझसे गलती से ऐसे चली गई। ये अब इतना एरर होता नहीं है बच्चों, है ना, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इतना एरर ना कभी भी होता नहीं है, ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ केवल, ठीक है ना। एरर बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। ये एरर मैं आपको केवल बना के बता रहा हूँ, ठीक है। अब जहां आपको दूसरा पॉइंट पर आपको जहां पर निकालना है आरएल, आप अपना अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप अपना बी पर रखेंगे। आपका जो अगला इंस्ट्रूमेंट होगा ना, अपने उस अगले इंस्ट्रूमेंट को लेट अस सपोज दैट आपने बी पर रखा लाइक दैट। ये आपका बी पॉइंट था और आपने यहाँ पर रख दिया। अब डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि बी थोड़ा सा नीचे है ना, बी थोड़ा सा नीचे है, वो मुझे दिखने में समझ में आ रहा है। खैर, तो मुझे जो साइट मिलनी चाहिए थी एग्जैक्टली वो साइट मुझे कौन सी मिलनी चाहिए थी, मुझे ये वाली साइट मिलनी चाहिए थी, ये वाली यहाँ पर, है ना, ये वाली। लेकिन मुझे मिल कौन सी साइट रही है, मुझे मिल ये वाली साइट रही है जहाँ पर सर्कल हो रहा है ना। सपोज दैट मुझे ये वाली साइट मिल रही है। आपको बात समझ में आ रही है ना, मुझे ये वाली साइट मिलनी चाहिए थी और मुझे ये वाली साइट मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है। नाउ सी क्लियरली, ये मेरी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट है, दैट इज दी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट। और ये मेरी लाइन ऑफ साइट कौन सी है जिसमें एरर हो गया है और ये मुझे एक्चुअल में मिली है ना। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल या फिर आई कैन से मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ऑब्जर्व्ड लाइन ऑफ साइट। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा कि ये मेरा यहाँ पर आने वाला एरर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सपोज दैट मैं इसको किससे दिखाता हूँ, ई कुछ भी हो सकता है, कर्वेचर वेव हो सकता है, रिफ्रैक्शन वेव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी है, मैंने आपको बताया था पानी के रिफ्रैक्शन आते हैं। इंस्ट्रूमेंट का कोई फिक्स्ड एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एरर है ई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दैट इज व्हाट एरर। और इसी के बराबर क्या होगा, करेक्शन रहेगा। सेम विल बी द करेक्शन। अब मुझे केवल इतना बताएंगे कि ये एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। द एरर विल बी पॉजिटिव और द एरर विल बी नेगेटिव, and the subtraction will be subtractive or subtraction will be additive. The correction will be subtractive or the correction will be additive. ये सब भूल गए, हिस्ट्री बन गई अभी। नहीं देखो मैं बताता हूँ, हमें कैसे पता करना है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि ये एरर कैसा है, ये एरर पॉजिटिव है या एरर नेगेटिव है। हमें केवल ये देखना है कि एक्चुअल वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा है या कम है। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअल से थोड़ी सी ज्यादा है। अगर वो एक्चुअल से थोड़ी सी ज्यादा है, देखिए ऑब्जर्व वैल्यू एक्चुअल से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो एरर निकल करके आएगा वो हमारा एरर कैसा हो जाएगा, वो हमारा एरर हो जाएगा पॉजिटिव। और जो हमारा करेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो सिंपल सी बात है बहुत। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर बोलूंगा तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू is greater than actual value, hence error will be positive and correction will be subtractive. अगर ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती, अगर ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती तो हम उसको क्या बोल देते, तो हम उसको बोलते कि हमारा एरर नेगेटिव हो गया और हमारा करेक्शन एडिटिव हो गया। यहां पर जो एंगल बनता है ना बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला,
इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉलिमेशन। एंगल ऑफ कॉलिमेशन, getting my point or not? The angle of collimation, COLLIMATION। फिर से लिख देता हूँ इसको। That is known as the angle of collimation। Let us suppose that कि मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, मैं इसको अल्फा नाम देता हूँ, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर क्या होगा, हमें इस एरर को रिमूव करना है बिना इसको जाने, बिना इसको समझे, और हमें ट्रू आरएल भी निकाल लेना है। किसका? हमें ट्रू आरएल भी निकाल लेना है। किसका? हमारा जो पॉइंट रिक्वायर्ड है उसका। गेटिंग माय पॉइंट है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हमें ट्रू आरएल भी निकाल लेना है। किसका? जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, मतलब बी, बी का हमें आरएल निकाल लेना है। लेट अस सपोज दैट कि यहां पर मैं ऑब्जर्व्ड जो मेरी रीडिंग्स हैं मैं उनको कुछ ले लेता हूं। देखो इस कॉलिमेशन की वजह से ए पर कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि ए बहुत पास है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब डिस्टेंस बड़ी होती है तभी एरर आते हैं, तो ए पर एरर नहीं आएगा। ए पर हम क्या मान के चलेंगे कि 0 एरर है, ठीक है। यहां पर लेट अस सपोज दैट कि जो रीडिंग एच ए पर आई, ए पर आई, उस रीडिंग को मैं एच ए से दिखा रहा हूं। लेट अस सपोज दैट मुझे केवल यही पता होगी भाई ऑब्जेक्ट रीडिंग, और तो कोई रीडिंग मुझे पता नहीं होगी। और दूसरी जो रीडिंग मेरी कहां पर निकल के आई, जो रीडिंग मेरी बी पर निकल के आई, ये पूरी की पूरी रीडिंग, इस रीडिंग को मैं एच बी से दिखा रहा हूं, है ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट आई नो कि स्टाफ रीडिंग, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, स्टाफ रीडिंग at A is HA and at B it is HB। एंड मुझे लगा कि कोई एरर है ई, कहां पर? ए पर। मुझे लगा कि कोई एरर है ई, कहां पर? ए पर, है ना। तो ये जो रीडिंग मैंने ली हुई है ना, इट इज दी विथ एन एरर ई एट ए, ठीक है। तो मैं डिफरेंस लिख सकता हूं क्या? डिफरेंस का मतलब क्या? डिफरेंस इन लेवल ऑफ ए एंड बी। मैं डिफरेंस लिख सकता हूं क्या? हाँ, डिफरेंस ऑफ लेवल एट ए एंड बी, दैट इज व्हाट, मैं इसको कैपिटल एच से दिखाता हूं, ठीक है। तो कैपिटल एच कितना हो जाएगा? कैपिटल एच बहुत सिंपली, अगर बी नीचे है तो बी की रीडिंग बड़ी होगी, अगर बी नीचे है तो बी की रीडिंग बड़ी होगी, तो ये क्या हो जाएगा? एच बी माइनस एच ए। लेकिन अगर मैं एरर को कंसिडर करते हुए लिखना चाहूँ बच्चों, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एच बी एंड माइनस का ई, देखिए माइनस का एच ए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मेरा इतना डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, मेरा इतना डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस बात समझ में आती है ना। बशर्ते कि आप हल्की फुल्की चीजें भूले ना हो, है ना। एच बी माइनस ई स्टाफ रीडिंग एट बी, और माइनस एच ए स्टाफ रीडिंग एट ए। इफ एरर इज पॉजिटिव एंड करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव। मैंने एरर को माइनस क्यों किया? क्योंकि मैं करेक्ट कर रहा हूं ना वैल्यू को। आप ई की जगह सी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि रीडिंग को करेक्ट करने के लिए ई का यूज हुआ है, तो मैं उसको करेक्शन की तरह यूज करूंगा। दैट्स व्हाई आई कंसीडर्ड इट एज नेगेटिव वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 100%? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो ये मेरा, अच्छा मेरा माइनस, अच्छा मेरा ए नीचे होता, एच मेरा बी ऊपर होता, तो मैं उल्टा काम करता। मैं ए की रीडिंग में से बी को हटाता, क्योंकि मेरा बी नीचे था। जो जो चीज नीचे होती है उसकी स्टाफ रीडिंग बड़ी होती है ना भाई। हमने देखी है ये वाली बात पहले। जो चीज नीचे होती है, जिसका लेवल नीचे होता है, उसकी स्टाफ रीडिंग बड़ी होती है। अब क्योंकि उसकी स्टाफ रीडिंग बड़ी होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसीलिए हमें हमेशा उसमें से जो चीज ऊपर है उसको हटाना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
तो मेरे ख्याल से सबको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, किसी को कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी, है ना? ठीक है, ओके। 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसको सेव कर लूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात सभी को क्लियर होती है कि मेरा जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ लेवल एट ए एंड बी। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं जो मेरा इंस्ट्रूमेंट अभी ए पर था ना, मैं उसको बी पर लेकर के जा रहा हूँ और मैं सेम सिचुएशन लगा रहा हूँ, सेम सिचुएशन, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा का मतलब क्या, मेरा जो ग्राउंड है वो मेरा ग्राउंड एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, लाइक दैट कि मेरा ए ऊपर था और मेरा बी नीचे था, इस तरीके से। ठीक है, मेरे पॉइंट भी जहां थे वो वहीं रहेंगे। ये मेरा ए पॉइंट यहाँ था, ये यहीं रहेगा। मेरा बी पॉइंट यहाँ था, तो मेरा बी पॉइंट यहीं रहेगा। बस अब अंतर ये रहेगा कि लेट अस सपोज दैट अगेन इनके बीच में जिस तरीके से मैंने पानी माना था वही पानी यहाँ पर भी है। डन। बस मैंने अंतर ये किया है कि जो मेरा स्टेशन था ना, वो स्टेशन को मैं चेंज करके कहाँ पे ले आया हूँ, वो स्टेशन को मैं चेंज करके बी पर ले आया हूँ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने बी पर ला के रख दिया और मैंने अपना जो पॉइंट था वो पॉइंट भी मैंने कहाँ लिया है, मैंने एक स्टाफ बी पर रखा है और मैंने एक स्टाफ ए पर रखा है, लाइक दैट। ए ऊपर है, बी नीचे है। तो जो एग्जैक्टली वैल्यू आनी चाहिए थी, जो एग्जैक्टली मेरी रीडिंग आनी चाहिए थी, है ना, जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखी ना, मेरी यहाँ पर जो रीडिंग आई थी, ठीक उसी तरह से जो मेरी एग्जैक्ट रीडिंग आनी चाहिए थी, वो एग्जैक्ट रीडिंग तो भाई मेरी ऐसी आनी चाहिए थी। ऐसी, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हुई कि मेरा जो एरर मुझे परेशान कर रहा था पहले भी, उसी एरर ने मुझे अभी भी परेशान किया और ये वैल्यू ऐसी आने की बजाय ये वैल्यू मेरी ऐसी गई। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए कि मेरा जो एरर यहाँ पर आया था, है ना, यहाँ पर जो मेरी रीडिंग आ रही है वो फिर से मेरी अब एचपी डैश आ रही है। मैं इस बार की रीडिंग को नाम दे रहा हूँ एचपी डैश। ये रीडिंग मेरी एचबी डैश है, मान के चलिए। ठीक है, और बी पर जो रीडिंग आनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली तो आनी चाहिए थी मेरी एरर के साथ सही निकल के, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी वो मेरी लेट सपोज दैट एच ए डैश है, लाइक दैट। ये मेरी एक्चुअल रीडिंग है। और यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत मेरे साथ क्या हुई, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत मेरे साथ ये हुई कि मेरे साथ एक एरर इंड्यूस हो गया। अगेन, आपको क्या लगता है ये एरर सेम होगा, ये एरर अलग अलग होगा? ये एरर 100% सेम होगा। ये एरर पता है बच्चों 100% सेम क्यों होगा? ये एरर इस वाले एरर की तरह 100% सेम इसलिए होगा क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, आपने वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज नहीं करी। ए से लेकर के बी तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल थी, लेट अस सपोज दैट, वो अभी भी कितनी है? वो अभी भी एल है। आपने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है? ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है? एल है। अगर डिस्टेंस अभी भी एल है तो जो ई होगा वो सेम ई होगा, जो अल्फा होगा वो सेम अल्फा ही होगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस बार जो स्टाफ रीडिंग्स हैं एट ए एंड बी वो अलग अलग हो गई, है ना। स्टाफ रीडिंग्स, ऑब्जर्व जो रीडिंग्स थी
वो मेरी एट ए अब एच ए डैश हो गई और बी मेरी एच बी डैश हो गई। और जो मेरा एरर आया ना, वो एरर कहां पर आया? मेरा एरर निकल के आया एरर एट बी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरा जो मेरा एरर निकल के आया वो कहां निकल के आया? क्योंकि मैंने बी पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो स्टाफ जो बी पर स्टाफ रखा है वो और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच की दूरी बहुत कम है, तो मेरा एरर कितना निकल के आया? कहां निकल के आया? ए पर। और सेम एरर निकल के आया मेरा ई, जो कि अभी भी क्या है? पॉजिटिव। और अगर मुझे इसके लिए करेक्शन लेना पड़ेगा तो मुझे करेक्शन क्या लेना पड़ेगा? सबट्रैक्टिव, क्योंकि मेरा एरर पॉजिटिव है, मेरी वैल्यू को बढ़ा करके बता रहा है। देख लीजिए, करेक्शन मेरा मुझे सबट्रैक्टिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर मैं डिफरेंशियल लेवल लेता हूं, किससे मतलब मैं डिफरेंस ऑफ लेवल देखता हूं। डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और मेरी जो वैल्यू है ना, वो मैं बिल्कुल सेम लेकर के चल रहा हूँ, सपोज दैट, है ना, ई। तो मेरा जो एरर आएगा वो कितना आएगा? मेरा जो एरर आएगा वो एरर कितना निकल के आएगा? उस एरर की वैल्यू आएगी, दैट इज एच बी डैश, क्योंकि बी नीचे है, माइनस एच ए डैश और माइनस का ई, लाइक दैट। देखिए, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। हम सबको ये बात समझ में आती नहीं आती, है ना? क्योंकि एरर सेम था, तो दोनों केसेस में जो डिफरेंस आना चाहिए एलिवेशन का, वो डिफरेंस एकदम सेम आना चाहिए। उस डिफरेंस में कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से होनी ही नहीं चाहिए। द डिफरेंस शुड बी एग्जैक्टली सेम। उस डिफरेंस में कोई भी दिक्कत मुझे होनी ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आती है ना? और अगर वो डिफरेंस मेरा सेम है तो ये दोनों एच बराबर होने चाहिए। हम्म? और अगर ये दोनों एच बराबर हैं, तो अगर मैं इनका एवरेज ले लूं, तो आपको लगता है कि एवरेज अलग आएगा? नहीं, सेम आएगा, क्योंकि दोनों एच सेम है ना। मैं दोनों को इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। सपोज दैट कि मेरा जो ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, और मेरी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर दोनों बार में एरर सेम निकल करके आया, तो अगर दोनों बार में मेरा एरर सेम निकल के आया, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इफ error is same for both the locations of instrument, then H should be same। और अगर H सेम है तो एवरेज डिफरेंशियल लेवल बिटवीन A एंड B, A एंड B क्या हो जाएगा? H एवरेज बराबर इक्वल्स टू H प्लस H अपॉन 2, सेम रहेगा। ये वाला H इक्वेशन नंबर 1 से है और ये वाला H इक्वेशन नंबर 2 से है।
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी निकल के आएगी? अगर मैं एच एवरेज इक्वेशन नंबर 1 में लेता हूं तो मेरा एच एवरेज इक्वेशन नंबर 1 में कितना था? एच बी माइनस ई माइनस एच ए। तो मैं यहाँ कितना लिख रहा हूँ? एच बी माइनस ई माइनस एच ए और प्लस अगला तो दिख ही रहा है हमको, एच कितना है? एच बी डैश माइनस एच ए डैश माइनस ई, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के उनका एवरेज ले लो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ सी क्लियरली, अगर मैं इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर मैं इस चीज को आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? जैसे ही मैं इसको खोलूंगा, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एच एवरेज इक्वल्स टू एच बी, है ना, ये मेरा स्मॉल एच बी है। एच बी माइनस ई माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का ही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो दोनों का डिफरेंस था ना, तो ये ई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन में हमारा 2 चल ही रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बदल के लिख रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बदल के कैसे लिख रहा हूँ कि मैं बदल के कैसे लिख रहा हूँ? मैं एच बी और एच ए, एच बी डैश और एच ए डैश में से नेगेटिव नेगेटिव टर्म तो एक साथ ले लेता हूँ और पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म एक साथ ले लेता हूँ। अगर मैं इनको साथ में लूंगा तो क्या हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी एच बी प्लस एच बी डैश बाई 2 माइनस एच ए प्लस एच ए डैश, बाहर माइनस लगा दिया तो अंदर वाला प्लस कर दिया बाई 2। बात 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 समझ में आती है आप लोगों को मेरी? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये मुझे क्लियरली बात समझ में आती है कि मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के और उस पर स्टाफ रीडिंग का एवरेज ले ले रहा हूं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी क्लियरली। अभी यहाँ पर आपको दो दो चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज आपको यहाँ दिखाई देगी ये, और दूसरी चीज आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। ये पहली चीज क्या है? एवरेज ऑफ स्टाफ रीडिंग एट बी, और मैं बी नहीं लिख रहा हूं इसको, मैं लोअर पॉइंट लिख रहा हूं, लोअर लाइन पॉइंट। एवरेज ऑफ एट लोअर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट नीचे है। पहले दोनों लोकेशन से उस पर ली गई स्टाफ रेटिंग एवरेज ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए एवरेज ऑफ स्टाफ रीडिंग्स एट अपर पॉइंट। जो पॉइंट ऊपर है उस पॉइंट पर दोनों लोकेशन से जो स्टाफ रीडिंग आई है उनको उनको एवरेज कर दीजिए। आपको कैसे पता पड़ेगा कौन सा पॉइंट लो है, कौन सा पॉइंट अप है? जिस पॉइंट की स्टाफ रीडिंग बड़ी है वो लो है, जिस पॉइंट की स्टाफ रीडिंग छोटी है वो अप है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहचान नहीं पाऊंगा, किसी को भी लो ले लो, किसी को भी अप ले लो। अल्टीमेटली अगर आपने गलत किया हो तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, है ना। बस आप दिमाग से काम करेंगे तो आपको ये पहचानना नहीं पड़ेगा कि मेरा फाइनल आरएल कैसे निकल करके आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया है ना, स्टार्टिंग से पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किया है रेसिप्रोकल लावलिंग का।
कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है। अगर हमें देखिए, अब लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकल के आया ना, उस लास्ट वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, उसमें ई है ही नहीं, और हमें पता ही नहीं था कि ई क्या है। ये ई हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है, ये जो ई है ये हमारा कर्वेचर की वजह से भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमें ये वाली बात पता ही नहीं थी कि ये ई किस वजह से आ सकता है। हमने उसको बिना जाने बिना पहचाने हमने सीधे 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 उसको क्या कर लिया, हमने उसको खत्म कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? हमने सीधे सीधे उसको खत्म कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बिना एरर को पता किए, अगर लंबी साइट है और लंबी साइट में हमें लगता है कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में छोटा मोटा एरर भी हुआ या फिर वहां पर रिफ्लेक्शन के हल्के फुल्के एरर भी हुए, तो बिना उसकी वैल्यू निकाले आप उसको वहां से खत्म कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट इज नोन एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी समस्या है मुझे बताइए, नहीं तो मैं फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। रेसिप्रोकल लेवलिंग में कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये मेरी पहली स्लाइड है, देन उसके बाद ये मेरी दूसरी स्लाइड है, और ये तीसरी स्लाइड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती। क्वेश्चन तो यहाँ पर लगभग हर आदमी सॉल्व कर लेगा, है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पर बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो बड़ी बात है ना, वो है उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। जो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, वो होती है केवल उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पे कोई समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे इतने टिपिकल क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल लेवल के होते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो भी जाते हैं, है ना? तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है। उन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना जरूर थोड़ी सी बड़ी बातचीत होती है, ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन को करना नहीं सीखेंगे, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करना सीखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन के अंदर एक बात ये याद रखिए कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर आप अगर अपने मन से क्वेश्चन मान के चलेंगे ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि क्या होता है ना, एरर दोनों साइड लगभग सेम आता है। एरर दोनों साइड अलग अलग नहीं हो सकता। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो दोनों साइड सेम डेविएशन के साथ ऊपर होगी, या फिर सेम डेविएशन के साथ ही वो वैल्यू नीचे होगी। तो आप कभी भी इसमें क्वेश्चन मन से नहीं ले सकते, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा, कई बार क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ कॉलिमेशन भी निकालने के लिए आ जाएगा, या कई बार क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ कॉलिमेशन निकालने के लिए दे देंगे। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना? देखो, एंगल ऑफ कॉलिमेशन के अंदर क्या होता है, आपको मैं केवल हालांकि उसकी कोई थ्योरी ऐसी है नहीं खास, लेकिन मैं आपको उससे बता देता हूँ। जैसे अभी न्यूमेरिकल के अंदर करवाऊंगा तो आपको एकदम अलग नहीं लगना चाहिए वो, है ना? जो एंगल ऑफ कॉलिमेशन होता है, अब ये पेन से ही हाथ में आया, तो तब से बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। एंगल ऑफ कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्चुअल लाइन ऑफ साइट से या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से, ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से ऑब्जर्व लाइन ऑफ साइट कितना वर्टिकल एंगल बनाती है, वर्टिकल प्लेन में कितना एंगल बनाती है, कितना एंगुलर डेविएशन रखती है, दैट इज द एंगल ऑफ कॉलिमेशन, है ना? सो दैट इज नथिंग बट द और एंगुलर डेविएशन of observed light line of sight
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन और ओरिजिनल line of sight in vertical plane. Getting my point or not? तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, सेम उसी तरह से, बट सपोज दैट कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है लाइक दैट, यहाँ कोई स्टाफ रखा हुआ है और ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये इंस्ट्रूमेंट का जो यहाँ पर एक्सिस जो टेलीस्कोप था, उस टेलीस्कोप से जो पर्टिकुलर लाइन डाली जानी चाहिए थी वो लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ये लाइन ऐसी ना होकर के मैं जानबूझ के डेविएट करूंगा। आप मान के चलेंगे कि इतना डेविएशन होता नहीं है, केवल सर इसलिए करके दिखा रहे हैं कि हमें समझ में आए। इतने डेविएशन नहीं होते बेटा कभी भी, है ना। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि समझ में आए। तो बेटा सपोज दैट कि ये वाली वैल्यू ई है, ई इज द एरर, है ना। तो एंगल ऑफ कॉलिमेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो कैसे आएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू दी होगी आपको अल्फा, और लेट अस सपोज दैट ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, पॉइंट्स के बीच में, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो मैं इन्हें कुछ नाम दे रहा हूँ। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ 1, इस पॉइंट को नाम देता हूँ 2, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ 3। जो मेरा 1 2 है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन या ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट है जैसा होना चाहिए था, या हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ भी बोल दीजिए। और जो मेरा 1 3 है, ये आप सब जानते हैं, जो मेरी ऑब्जर्व हुई है, ये मेरी ऑब्जर्व लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो कभी भी अगर एंगल ऑफ कॉलिमेशन आपको कैलकुलेट करना होगा ना, तो हमेशा आपको एल दिया होगा। एल दिया होगा तो आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि tan अल्फा इक्वल्स टू वहां पर क्या लग रहा होगा बच्चों, ई अपॉन एल का कंसेप्ट लग रहा होगा। या तो ई की वैल्यू निकालनी होगी या अल्फा की वैल्यू, कुछ तो करना होगा वहां पर, है ना। लेकिन कंसेप्ट केवल एक यही लग पाता है। इस ट्राइंगल में जब आप देखेंगे ना, तो 1 2 3 ट्राइंगल में, इन 1 2 3 ट्राइंगल जब आप tan अल्फा लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू क्लियरली यहाँ पर मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये एल है ना। मैं क्या एल थोड़ा डिजाइनर बनाता हूँ, है ना। पहले नहीं बनाता था लेकिन अब बनाने लगा। तो ये मेरा एल है ना। एल क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, बीच की डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये हमारा एंगल ऑफ कॉलिमेशन होता है बच्चों, है ना। एंगल ऑफ कॉलिमेशन के साथ हमें कभी कभार कुछ चीजें दी हुई होंगी। मैं थोड़ी देर के बाद आपको वो चीज करवा दे रहा हूँ कि कब हमें एंगल ऑफ कॉलिमेशन के साथ वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये वाली बात समझ में आती होगी, किसी को इसमें ऐसी कोई खास समस्या नहीं होगी, चाहे वो एंगल ऑफ कॉलिमेशन हो या फिर वो कोई भी पर्टिकुलर लेवल हो या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, हम बड़े आराम से उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है, डन। तो हमें ये चीज अब एकदम क्लियर होती है ना। कोई दिक्कत होगी तो जल्दी से पूछेंगे। नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं, 2 मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर स्लाइड्स और ले लूं।
देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक पर्टिकुलर टेबल है और उस टेबल के अंदर आपको ए और बी से जुड़ी हुई कुछ बातें दी हुई हैं कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ हमने किस तरीके से रखा और हमारी स्टाफ रीडिंग किस तरीके से निकाल के आई, लाइक दैट। एक टेबल हमें दी हुई है लाइक दैट और उस टेबल के अंदर हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है मुझे इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा दिया हुआ है मुझे स्टाफ रीडिंग्स। स्टाफ रीडिंग पहले मुझे ए पर दी हुई है, फिर मुझे बी पर दी हुई है, ठीक है। और मुझे जो वैल्यू दी गई वो ये स्टाफ, जब मेरा इंस्ट्रूमेंट ए पर है एक बार और एक बार मेरा इंस्ट्रूमेंट बी पर है, तो जो ए पर रीडिंग आई वो रीडिंग लेट अस सपोज दैट 1.545 निकल के आई, ठीक है। और उसी समय जो बी पर रीडिंग आई वो 2.565 निकल के आई, ठीक है। और जब मेरा इंस्ट्रूमेंट मैंने चेंज किया बी पर रखा तो ये मेरी 0.725 निकल करके आई और मेरी अगली रीडिंग 1.935 निकल करके आई, ठीक है। ये मेरी स्टाफ रीडिंग निकल के आई जब मेरा इंस्ट्रूमेंट ए पर था। आप समझ गए इसका मतलब क्या है, ठीक है, ओके। और मुझे वो बोलता है कि लेट अस सपोज दैट आरएल ऑफ ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आरएल ऑफ ए इज 108.360, ठीक है। आरएल में मीटर वीटर नहीं लगाते आपको पता है, आरएल मीटर में ही होते हैं, लेकिन है ना, हमें पता होता है, डिफॉल्ट होता है। तो फाइंड आरएल ऑफ बी, ठीक। ये हमें पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर, है ना, हमें इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और ऑप्शंस मुझे आरएल ऑफ बी के दिए हुए, लेट अस सपोज दैट 107.245, ऑप्शन नंबर बी 102.355, ऑप्शन नंबर सी 112.135 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 108.125, ठीक है। डन सर, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा उसको ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि मुझे क्वेश्चन देखते ही एक बात समझ में आई, मुझे क्वेश्चन देखते ही एक बात समझ में आई, है ना। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करेंगे, किसी किताब या किसी नोट के तरीके को नहीं देखेंगे। मुझे देखते ही समझ में आया कि मेरा बी नीचे है और ए ऊपर है। देखो ध्यान क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान मत होना। आपने जैसे इस पर्टिकुलर टेबल को देखा ना तो आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि मेरा जो बी है वो मेरा बी का रीडिंग बड़ा है और मेरा ए का रीडिंग छोटा है। अगर मेरा बी का रीडिंग बड़ा है तो डेफिनेटली मेरा बी नीचे है, मतलब लो लाइंग पॉइंट है, और मेरा ए थोड़ा सा ऊपर आने वाला पॉइंट है, एवो लाइंग पॉइंट है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो मैंने यहां पे लिखा कि बी इज लोअर देन ए एच readings on P are high। समझ में आया, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन
A and B, H क्या होगा? एवरेज ऑफ रीडिंग्स एट B, क्योंकि B नीचे है ना, माइनस एवरेज ऑफ रीडिंग्स एट A। तो यहां से मुझे H की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो ध्यान से, मैं अगर B पे देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2.565 प्लस 1.935 अपॉन 2 माइनस A पर क्या है? 1.545 माइनस 0.725 अपॉन 2। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? H इक्वल्स टू, मुझे यहां से H इक्वल्स टू मिलेगा, दोनों का एवरेज मैं निकालूंगा तो 1.115 है ना। मुझे दोनों का जो एवरेज मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1.115। 1.115 का मतलब क्या है? मैंने जो माना था पॉजिटिव आया ना, मतलब जो मैंने माना था वो एकदम सही है। एकदम सही है का मतलब क्या? बी वाकई में नीचे है और ए वाकई में ऊपर है। तो अगर बी नीचे है, ध्यान से देखिए, अगर बी नीचे है तो ये ए में से माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए भाई? ये ए में से माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए भाई? मैं तो चेक भी कर लेता हूँ इसको। 2.565 प्लस 1.935 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.545 माइनस 0.725 बाई 2। ये वैल्यू मेरी 2.565 plus 1.935 divided by 2 minus 1.545 minus 0.725 by 2। ये वैल्यू मेरी 1.84 आती है क्या? ओके 1.84 आ रहा है, ठीक 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 ठीक, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। ये वैल्यू मेरी, तभी मुझे एकदम ऐसा याद नहीं था, फिर मैंने चेक किया, ये वैल्यू मेरी 1.84 आ रही है, ठीक है। 2.565 1.545 और 0.725 और 1.935, ठीक है, डन। तो ये मेरी वैल्यू निकल के लेट अस सपोज दैट 1.84 आती है, ठीक है। अभी अगर ये वैल्यू मेरी इतनी निकल करके आ रही है ना, अगर ये वैल्यू मेरी इतनी निकल करके आ रही है तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? मैं इस वैल्यू को माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? देखिए बहुत ही छोटी सी बात है, उसके अंदर कोई इतना परेशान होने की या कोई इतनी ज्यादा समस्या वाली बातचीत है नहीं। आप बड़े आराम से उस चीज को खत्म कर सकते हैं, है ना। आप बड़े ही आराम से उस चीज को खत्म कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हमने माना ना कि बी नीचे है, हमने वाली बात मानी ना भाई कि बी नीचे है। अगर बी नीचे है तो बस सब्ट्रैक्ट होगी, अगर बी नीचे है तो सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि ए ऊपर है ना, तो इसकी रीडिंग, इसका आरएल ए से कम निकल के आएगा, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस 0.725 will be added. हाँ जितना भी हो, सिंस बी इज लोअर देन ए, hence it will be what?
एच ए माइनस एच 1.115 आ रहा है। दैट इज मेरा जो RL था गिवन वो मेरा 108.36 था और माइनस ये मेरा 1.84 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए कि अच्छा ये मैंने नेगेटिव साइन लिया होगा, सॉरी, है ना, तो 1.15, हाँ मुझे याद है क्योंकि वो तो 1.15 ही होगा, मैं गलती से वो साइन नेगेटिव लेके आता है ना, तो 1.15 ही होगा, मुझे याद है इसका आंसर। तो ये मेरा 1.15 होगा। अगर ये मेरा 1.15 है, अगर 115 ओके, ये मेरा 1.115 है, तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता है ना वो 107.245 निकल के आया है, देखिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, हालांकि मुझे आंसर याद है इसका। तो जो भी ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको तो ठीक कर देता हूँ। ये मेरा 1 पॉइंट जो मैंने पहले लिखा था वो एकदम सही लिखा था, 1.115 था। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का आप एक पार्ट अपने मन से क्रिएट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीटेड, डन। हाँ वो ए में ऐड ही था, वो मैं गलती से उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख गया था, इसलिए वो 1.84 जगह कंफ्यूजन हुआ था। किसी ने 1.84 बोला था ना, इसलिए बोला होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था सर, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई खास समस्या आई होगी, आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब वो इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है सर, अब वो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, वो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि लेट अस सपोज दैट यहाँ जो भी एरर है ना, वो एरर अगर ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर है, यहाँ जो भी एरर आया, रेसिप्रोकल लेवलिंग आपको करना पड़ा क्योंकि कुछ एरर आ रहा था, तो यहाँ जो भी एरर आया ना, वो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन और कर्वेचर था, केवल उनके कॉम्बिनेशन की वजह से आया था। लेट अस सपोज दैट, तो एंगल ऑफ कॉलिमेशन की वैल्यू बताइए, है ना, सिंपल क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है मुझसे, है ना, इसी का एक पार्ट पूछ रहा है कि मैं मतलब अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ इसका पार्ट, कि इफ द एरर इंड्यूस्ड in previous problem is due to combination of refraction and curvature only। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से था और कुछ नहीं था। देन एंगल ऑफ कॉलिमेशन निकाल करके बताइए। और इसमें लेंथ बिटवीन ए एंड बी आपको दी हुई है, लेट अस सपोज दैट 1420 मीटर, मतलब ऑलमोस्ट 1.42 किलोमीटर्स। तो ये तो ज्यादा होगी है ना, क्यों ये ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करनी पड़ी ना, तो लेंथ तो ज्यादा थी इसलिए यूज करनी पड़ी। सर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है।
पिछले क्वेश्चन का कुछ भी यूज नहीं होना। मैंने कल आपको लिख के भर दे दिया क्योंकि मैं उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ भी यूज नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी यूज नहीं होगा। एकदम सिंपली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, एकदम सिंपली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कुछ भी नहीं लगेगा, है ना, कहीं पर कुछ भी नहीं लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मैं इस एरर की वैल्यू कैसे, हाँ पिछले क्वेश्चन का यूज होगा अगर मैं उस एरर को थोड़ा सा मतलब और ज्यादा रिफाइन करना चाहूंगा, अगर मैं उस एरर को थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करना चाहूंगा तो, है ना। लेकिन इसने क्या बोला कि जो भी कुछ एरर निकल के आया, लेट अस सपोज दैट सर वो पूरा का पूरा एरर कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन की वजह से निकल करके आया, तो मुझे आप एंगल ऑफ कॉलिमेशन निकाल करके बताइए, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लगना, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, थोड़ा सा और मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया, और इस क्वेश्चन को चेंज करके मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से नहीं है, अगर ये रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से लेट अस सपोज दैट नहीं है, अगर उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की, अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, है ना। यहां तक क्वेश्चन सिंपल था। वो आपसे क्या बोल रहा है कि केवल इतना सा चेंज कर रहा है कि if the error induced in previous problem is due to combination of refraction and curvature with collimation error, then find the angle of collimation and error due to collimation। थोड़ा सा चेंज किया मैंने, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो चुका है, बहुत खतरनाक मतलब बहुत खतरनाक, है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने पिछली चीज अब तक की बहुत अच्छे से समझी तो। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने बहुत सारी चीजें कंबाइन कर दी ना एक साथ क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर डिप्लोमा के बच्चे कितने हैं? अपने हाथ उठाओ जल्दी से। डिप्लोमा के बच्चे, केवल डिप्लोमा के बच्चे कोई हैं क्या इसमें मेरी क्लास के अंदर? अभी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के बच्चे, डिप्लोमा के अलावा उन्होंने अभी तक बैचलर्स नहीं पढ़ी। जल्दी उठाओ हाथ। केवल एक बच्ची ने हाथ उठाया है। 3, 4, ठीक है, चलो काफी लोग हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए चेंज कर रहा हूँ और मैं इसकी जगह पहले इसका एक पार्ट छोटा सा सॉल्व करवाता हूँ, है ना। पहला पार्ट ये कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ एरर। तो मुझे अब एरर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि मेरा एरर यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है, ठीक है। मैंने फिर एरर की वैल्यू निकालने की कोशिश की कि मेरा एरर कितना निकल करके आ रहा है। अब मैंने फिर दो इक्वेशन बनाई थी जब मेरा ए ऊपर है और बी नीचे है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने दो इक्वेशन बनाई हुई थी, तो मैं उनमें से कोई भी इक्वेशन उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ, कोई भी इक्वेशन, कुछ भी, कोई भी इक्वेशन उठा के लगा देता हूँ। अब एरर में सही लूंगा, एरर में सही नहीं लूंगा, किस तरीके से लूंगा, ये भी मुझे अपने आप पता पड़ेगा वहां पर, है ना। जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया फिर पहले की तरह, लाइक दैट, इस तरीके से, और मैंने पहले की तरह ही अपना इंस्ट्रूमेंट कुछ भी ले सकते हैं आपको जो लेना हो, आपकी जो मर्जी हो आप वो वाला केस पहले ले लीजिए, है ना। लेट अस सपोज दैट कि मैंने पहले अपना इंस्ट्रूमेंट कहाँ रख लिया है, मैंने अपना पहले इंस्ट्रूमेंट ए पर रख लिया है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट मैंने इस तरीके से इसको ए पर रख लिया है और मैंने स्टाफ दोनों जगह रखे हुए हैं। मेरा एक जो स्टाफ है वो ए पर रखा हुआ है और मेरा जो एक स्टाफ है वो मेरा बी पर रखा हुआ है, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल केस मेरा पहले जो मैंने केस इतना कंसिडर किया हुआ है ना, एकदम वही है। यहाँ पर मेरा तरीके से आ रहा है और मेरी जो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट आनी चाहिए थी सर, वो साइट तो मेरी ऐसी आनी चाहिए थी, लाइक दैट। लेकिन मेरी ये साइट आई नहीं, यहाँ पर कुछ एरर आ गया और वो एरर कैसा आया, वो एरर मेरा ऐसा आया, ऐसा। मैंने मान लिया, मान लीजिए मेरी लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ चली गई, मान लो, आपको नहीं पता क्या है,
सही होगा तो सही आएगा, गलत होगा तो नेगेटिव के साथ आएगा, है ना। लेट अस एज्यूम कि मेरा एरर ऊपर की साइड में आया है, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि मेरी ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ साइट ऊपर है, किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, या एक्चुअल या ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट से। मान लिया, ठीक, डन। नाउ सी क्लियरली, मैं इस एरर की वैल्यू को नाम दे रहा हूं ई, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी आपको दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो आपको जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि आपको केवल अभी तो ई की वैल्यू निकालनी है ना, आपको वैल्यू ऑफ एरर निकालना है। बच्चों लेट अस सपोज दैट कि ये एच ए था और ये एच बी था। जो आपको एच बी दिया हुआ होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो ऑब्जेक्ट भी होता है। आपको स्टाफ के ऊपर कौन सा दिखेगा, जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट लाइन जाएगी वो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। ये मेरी लेट अस सपोज दैट मेरी वैल्यू थी, लाइक दैट, ओके। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मैं एच की वैल्यू लिखूं, डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, तो उसकी वैल्यू मैं जानता हूं एच है, लेकिन उसकी वैल्यू होगी कितनी, उसकी वैल्यू होगी एच बी माइनस का ई और माइनस का एच ए। देखो जब इंस्ट्रूमेंट ए पर है, ये वाली वैल्यू एच तो सेम रहेगी, दैट इज व्हाट 1.115 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाल के लाए हो आप दोनों बीच में डिफरेंस एक्चुअल। एच बी हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, जब इंस्ट्रूमेंट कहां पर है, जब इंस्ट्रूमेंट ए पर है, ए के पास में है, ठीक है। जब इंस्ट्रूमेंट ए के पास में है तो स्टाफ रीडिंग मेरी बी पर कितनी निकल के आई थी, 2.565 माइनस का ई और माइनस का एच ए क्या हो जाएगा 1.54545। तो यहाँ से मेरी ई की वैल्यू देखो कितनी आती है, यहाँ से मेरी ई की वैल्यू निकल के आएगी 2.565 माइनस 1.545 1.545, ठीक है। और मैं जब ई को उस साइड लेके जाऊंगा तो ई पॉजिटिव हो जाएगी और इस साइड आके मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा 2.565 माइनस 1.545, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1.115। तो मुझे ये वाली बात समझ में आती है कि ये जो मेरा आंसर निकल के आता है ना, ये मेरा माइनस का 0.095 निकल के आता है, माइनस का 0.095। आप समझ रहे हो ई माइनस का निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि ई माइनस का निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब आपने जो ई ऊपर मान लिया ना, ये आपने गलती से मान लिया, ई ऊपर था ही नहीं, ई कहाँ था, नीचे था। और अगर ई नीचे था तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था, यहाँ यहाँ पर आपको एच बी की वैल्यू ई के साथ प्लस करके लिखनी चाहिए थी, एच बी प्लस ई, एच बी प्लस ई, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ई को नीचे ले लेते ना, लेट अस सपोज दैट आपने ये अज्यूम कर लिया कि मेरा ई नीचे है, तो अपने आप आपका जो एच बी ई होता वो पॉजिटिव निकल के आ जाता। या तो आप यहाँ पर इसको मान लीजिए कि नेगेटिव लेकर के आए ना, मतलब आप ई की डायरेक्शन गलत ले गए, डायरेक्शन ऑफ ई इज रॉन्ग, assumed direction is wrong, assumed direction is wrong, getting my point or not। e एक्चुअल में कहाँ है, e नीचे की तरफ है, getting my point or not। या फिर दूसरी चीज ये है ऑल्टरनेटिव, या फिर दूसरी चीज ये है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है, ऑल्टरनेटिव ये बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए इसमें से इसको हटा रहा हूं, मैं इसको इसको हटा रहा हूं।
मान के चलो कि जो एक्चुअल में ई मेरा मेजर हुआ ना बच्चों, वो मेरा गलती से नीचे की तरफ मेजर हुआ, लाइक दैट, इस तरह से मेजर हुआ, है ना। और मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, लेट अस एज्यूम दैट ऑब्जर्व्ड लाइन ऑफ साइट नीचे है, इज बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। इज बिलो, मैं तो कहीं भी मान सकता था, मुझे पता ही नहीं था कि वो एक्चुअल में ऊपर है या नीचे है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। और अगर मैं इस तरीके से मान लेता तो मेरी जो एच भी मुझे दिखती, भाई मुझे तो वहीं दिखेगी जहां पर वो एरर के साथ इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा, तो ये वाली वैल्यू होती जो मुझे दिखाई दिखाई दे रही होती ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मैं इसको क्या मान लेता कि ये मेरा एरर है, कितना ई, तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाती, मेरी वैल्यू क्या हो जाती, मैं अगर एग्जैक्ट लाइन पे पहुंचना चाहता तो मुझे एच पी के साथ ई प्लस करना पड़ता। अगर मैं ई प्लस कर लेता ना तो ये मेरी प्लस की वैल्यू आती। अगर ये वैल्यू मेरी प्लस की आती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, एज्यूम्ड डायरेक्शन इज करेक्ट, क्योंकि मेरा ई किसका आया, उसका आया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा ई कहाँ है, एग्जैक्ट में नीचे है। मेरा ई कहाँ है, एक्चुअली में मेरा ई नीचे है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ई मेरा निगेटिव निकल कर क्या है, है ना। ऐसे में अभी ई नेगेटिव निकल के आ रहा है, नेगेटिव मतलब उसका नेचर नेगेटिव निकल के आ रहा है। डायरेक्शन आपने सही जूम करी है, कंफ्यूज मत हुई उसके अंदर। आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है? मैंने डिवीजन करके बताई हुई है चीज, है ना। मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। अगर ई आपका प्लस साइन के साथ आ रहा है तो आपने जहां उसको माना है वो वही है, अगर नेगेटिव के साथ माना है तो वो उल्टा है, अगर आपने ऊपर माना है तो वो नीचे है, नीचे माना है तो ऊपर है, सिंपली, बहुत नॉर्मली, है ना। डन सर, ठीक है। तो मेरा फिर यहाँ पर ई निकल के आ गया। अब मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर जो मेरा ई ऑब्टेन हुआ सर्वेइंग के अकॉर्डिंग उसका नेचर कैसा है। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से ऑब्जर्व्ड लाइन ऑफ साइट नीचे आई है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो ई निकल करके आ रहा है, ये भले भी पॉजिटिव का आया हो, ई नीचे है, मतलब मुझे जो रीडिंग दिखनी चाहिए, मुझे कौन सी रीडिंग दिखनी चाहिए भाई, मुझे ये वाली रीडिंग दिखनी चाहिए। इट शुड बी सीन, बट इट इज सीन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मुझे ऊपर वाली दिखनी चाहिए लेकिन मुझे नीचे वाली दिख रही है, तो रीडिंग मुझे ओरिजिनल से कम होके दिख रही है। तो यहां पर जो एरर आ रहा है वो पॉजिटिव है सब्ट्रैक्टिव है, जल्दी से बताएंगे। यहां पर जो एरर इंड्यूस हुआ वो सब्ट्रैक्टिव है या पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, एरर मेरा नेगेटिव है ना। द एरर इज नेगेटिव। और एरर नेगेटिव होने का रीजन क्या है, ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग। भाई ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये नीचे है। अगर ई नीचे है तो जो ऑब्जर्व्ड स्टाफ रीडिंग है वो मेरी क्या है, लेस देन एक्चुअल स्टाफ रीडिंग। और ये केस कहीं भी अगर होता है तो मैं उस केस को क्या बोलता हूं, नेगेटिव एरर स्टाफ रीडिंग, इसलिए मेरा एरर नेगेटिव हुआ। तो जो आंसर होगा फाइनल, वो आंसर क्या हो जाएगा भैया, वो आंसर हो जाएगा एरर इक्वल्स टू 0.095 नेगेटिव। बाई डिफॉल्ट ये चीजें मीटर में रहती हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सर में। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। मैंने बहुत सिंपल करके क्वेश्चन सॉल्व करवाया है बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे फास्ट जल्दी से।
ठीक है, अब वो अगली चीज मुझसे क्या पूछेगा, वो अगली चीज मुझसे क्या पूछेगा, मुझसे अगली चीज पूछेगा एंगल ऑफ कॉलिमेशन, है ना, एंगल ऑफ कॉलिमेशन। अब अगर आपने ई की वैल्यू निकाल ली तो अल्फा को निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए इसी फिगर में अल्फा कौन सी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, अल्फा ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये जो एंगल है ना, ये मेरा अल्फा है। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा सिंपली ई अपॉन एल, एंगल ऑफ कॉलिमेशन। इफ distance between A and B is 1420 मीटर। ठीक है, नाउ सी क्लियरली, मैं जानता हूं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर टेन अल्फा की वैल्यू मैं थोड़ी देर पहले आपको बताई क्या होती है, ई अपॉन एल। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई अपॉन एल। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.095। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं निकाल के लाया 0.095। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा मेरा टोटल एल, एल कितना है 1420। बस बात खत्म हो गई। यहाँ से मेरा अल्फा निकल करके आ जाएगा, और मेरा अल्फा निकल के आएगा टेन इनवर्स 0.095 अपॉन 1420, दैट इज 3.83 into 10 to the power minus 3 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। मैं ये वैल्यू डिग्री में बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटा एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ कॉलिमेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये केस है कि अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन और कर्वेचर नहीं है तो। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले केस को बहुत सिंपल करके बताया है कि यहाँ पर लेट अस सपोज दैट मैंने आपको फाइनल वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ एरर लिया है ना, नो रिफ्रैक्शन। पहला केस एकदम सिंपल ले लिया हमने अब, क्योंकि कुछ बच्चे अभी डिप्लोमा के थे। नो रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर, जो भी वैल्यू थी वो किसकी वजह से थी, कॉलिमेशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर मेरा ना रिफ्रैक्शन था ना कर्वेचर था, मेरा जितना भी एरर था 100% एरर मेरा कॉलिमेशन की वजह से निकल करके आया था। डन बच्चों? तो ये मेरा बिल्कुल सिंपल केस था। मुझे मेरे ख्याल से ये केस अब सभी को समझ में आया होगा, किसी को इस केस में कोई दिक्कत हुई है। मैंने रिफ्रैक्शन और कर्वेचर को भी नहीं लिया है पर, अब मैं लूंगा। ठीक है, और आगे मैं जो सॉल्व करूंगा ये केवल गेट वालों के काम का रहेगा, है ना। आगे मैं जो सॉल्व करूंगा ये केवल डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वो, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा। ये डिप्लोमा वालों के लेवल तक था, इसके ऊपर आपके पेपर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तुम्हें जल्दी से बताइए।
मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉलीमेशन को ही अकेले लिया है, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर को मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब मैं रिफ्रैक्शन और कर्वेचर को इंक्लूड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? ओके, ठीक, डन। अब हम आगे चलेंगे, है ना, और अब हम थोड़ा सा चीजों को अलग करते हैं, कॉलीमेशन को अलग करेंगे और कर्वेचर और अपने रिफ्लेक्शन को एकदम अलग करके चलेंगे। देखो क्या होता है कॉलीमेशन का मतलब क्या, तो पहले उसे समझ लो। कॉलीमेशन एंगल क्या होता है, कॉलीमेशन एंगल हम कैसे निकालते हैं ये तो हम सबने समझ लिया। कॉलीमेशन बेसिकली होता क्या है बच्चों, कॉलीमेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सिस होती है ना, उस एक्सिस का थोड़ा सा टिल्ट हो जाना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो भी इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस होती है उस एक्सिस का थोड़ा सा टिल्ट हो जाना, और इतना कम टिल्ट होना कि हम उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाए। इतना 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 कम उसका टिल्ट होना कि हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉलीमेशन। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये एरर असल में क्यों आया, कर्वेचर रिफ्लेक्शन है नहीं, तो ये एरर यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस एकदम सीधी होनी चाहिए ना, सीधी ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी है, बहुत कम टेढ़ी है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। बुल्स आई बबल बीच में आ जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, उसका टेलीस्कोप थोड़ा सा नीचे है, तो उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ कॉलीमेशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं कॉलीमेशन को देखूं ना, तो मेरा कॉलीमेशन का जो मतलब होता है, वो कॉलीमेशन का मेरा मतलब क्या होता है, मैं आपको इसके बाद इसके पूरे जो मैंने पढ़ाया है, मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। क्लास के बाद मैं आशुतोष सर को, निशांत सर को इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो मेरे ख्याल से आपका जो भी ग्रुप वगैरह है, जैसा भी होगा उसके अंदर वो इसको अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो आप आराम से बाद में बैठ करके इसके जो भी नोट्स आपको बनाने होंगे वो नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। सी बच्चों ध्यान से देखो, कॉलीमेशन का मतलब क्या होता है, कॉलीमेशन का मतलब होता है कि कॉलीमेशन का मतलब होता है एरर ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेलीस्कोपिक एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो टेलीस्कोप था, उस टेलीस्कोप को इन रियल ऐसा होना चाहिए था। इन रियल उसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो टेलीस्कोप थे ना, वो टेलीस्कोप ऐसा ना हो करके उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुई, और वो टेलीस्कोप कैसा हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, ऐसा एकदम कम, लाइक दैट। मैं आपको ज्यादा ज्यादा टिल्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन ये टिल्ट बहुत छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा, है ना। इतना छोटा सा कि आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि वहां पर टिल्ट हुआ है ना, लाइक दैट। जो टेलीस्कोप है
ये हल्का सा टिल्ट हो गया है लाइक दैट, इस तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जानी तो इस तरीके से चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन वो लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से ना जाकर के कैसी जाएगी, वो लाइन ऑफ एक्शन अब इस तरीके से जाएगी। लाइक दैट। गेट मी पॉइंट और नॉट? तो अगर मेरी टेलीस्कोपिक एक्सिस ठीक नहीं है तो मैं इसको बोलता हूं एंगल ऑफ कॉलिमेशन, और किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने वाले इस एरर को बोलता हूं, इस पर्टिकुलर एरर को बोलता हूं एरर ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूं एंगल ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, एरर ऑफ कॉलिमेशन की वैल्यू अलग अलग होती रहेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ये एरर बढ़ता जाएगा, है ना। ये मेरा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है अगर मेरी टेलीस्कोपिक एक्सिस और खराब नहीं हो रही है तो, लेकिन मेरा एंगल ऑफ कॉलिमेशन इंक्रीजेस विथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, डन। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया, और इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया, उसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो एरर है ना वो केवल कॉलिमेशन की वजह से नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो एरर ऑफ टोटल, पूरा एरर कॉलिमेशन की वजह से नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में मेरा जो एरर आया वो कॉलिमेशन के साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ कर्वेचर की वजह से भी है। मुझसे बोलता है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसलिए मेरे लिए करवाना थोड़ा सा जरूरी है, अगर नहीं होता तो मैं वैसे ही आपको सॉल्व नहीं करवाता, है ना। इन मैं पहली बार में यही करवा रहा था। इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ टोटल एरर is due to collimation and combined effect of curvature and refraction। ठीक है, then find error due to collimation, done, angle of collimation and error due to curvature and refraction। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो चुका है ना। बड़ा देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो मैं इसको सेव कर लूं, नहीं तो अपना पूरा पीडीएफ लॉस कर जाएगा। देखिए पहले तो वो समझ लीजिए कि इस चीज का मतलब क्या है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बच्चों। बात क्या है अब, थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है। बात क्या है अब कि पहले केवल एक ही चीज होती थी, अब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं लाइक दैट A एंड B, ठीक है। दोनों जगह मेरा स्टाफ रखा हुआ है लाइक दैट, एक जगह मेरा स्टाफ इस तरीके से रखा हुआ है और दूसरी जगह मेरा स्टाफ इस तरीके से रखा हुआ है, ये ठीक है। और मेरा एक इंस्ट्रूमेंट भी है जो मेरा A के पास है, एक बार वो B के पास आएगा, मैं एक ही जगह कंसीडर कर रहा हूँ लाइक दैट, और ऐसा मेरा टेलीस्कोप है। तो अभी जो मेरी एक्चुअल लाइन जानी चाहिए थी, मैं ये बात पहले ही निकाल चुका हूँ कि मेरी एक्चुअल लाइन वैसी नहीं जा रही है। मैं ये वाली बात पहले ही अपनी निकाल चुका हूँ कि मेरी जो एक्चुअल लाइन जानी चाहिए थी वो लाइन वैसी नहीं जा रही है। एक्चुअल में ये लाइन थोड़ी सी नीचे जा रही है। अब इस लाइन के नीचे होने का रीजन क्या हुआ? इस लाइन के नीचे होने का रीजन क्या हुआ? देखो, एक बात याद रखो, कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, पता है आप लोगों को? कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन नेगेटिव होता है। तो अगर ये 2 पॉइंट्स बहुत दूर हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ रहा हो? कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन निकल करके आ रहा हो। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकल करके आ रहा हो। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी हमारा करेक्शन निकल के आएगा, उस करेक्शन की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो उस करेक्शन की वैल्यू मैं सिंपली किस तरीके से लिख सकता हूँ? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वो वैल्यू याद होनी चाहिए, सभी लोगों को। वो वैल्यू मेरी कितनी निकल के आती है? वो मेरी वैल्यू हमेशा निकल करके आएगी 6/7 d² अपॉन 2r। अब मुझे याद नहीं है कि आपकी कॉपी के अंदर मैंने उसको d² लिया था या मैंने उसको l² लिया था, है ना? मैंने उसको d² लिया था या मैंने उसको l² लिया था। लेकिन मैंने आपको अपना, अगर आप कुछ आपके पास कॉपी है तो आप उसके पेज पलट के देखेंगे तो जल्दी से कंबाइंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर जाइए, जल्दी से कंबाइंड एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर जाइए, जल्दी से, फास्ट। मैंने 6/7 d²/2r लिखा है। हाँ, ठीक है। अब ये जो मेरा टोटल निकल करके आया था, आपने देखा होगा कि इसके अंदर, मैं इसलिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल जो ऑब्जर्व लाइन ऑफ साइट थी वो एक्चुअल के थोड़ा सा ऊपर दिखी होगी, है ना, सभी लोगों को। अगर वो एक्चुअल के थोड़ा सा ऊपर दिखी होगी तो वो जो वैल्यू मेरी निकल करके आएगी, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 6/7 d²/r, वो वैल्यू मेरी थोड़ी सी ऊपर को निकल के आएगी। और अगर वो वैल्यू मेरी थोड़ी सी ऊपर निकल के आ गई तो यहाँ पर जो मेरे करेक्शन होंगे सब्ट्रैक्टिव होंगे और जो मेरे एरर होंगे वो हमेशा मेरे कैसे आएंगे? ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा करेक्शन आ रहा है वो मेरा करेक्शन कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर अब थोड़ी सी दिक्कत है और उसकी क्रोनोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है और उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर जो दिक्कत हुई ना, वो दिक्कत क्या हुई कि इसका टेलीस्कोप तो नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है सर, 100%। इसका टेलीस्कोप नीचे की तरफ जा रहा था, ये वाली बात एकदम सही है। लेकिन इसका जो टेलीस्कोप नीचे जाते 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 इसका जो पर्टिकुलरली टेलीस्कोप था, उस टेलीस्कोप को थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ा, उस लाइन ऑफ साइट को थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ा, और उस थोड़े से ऊपर उठने की बजाय यहाँ पर क्या हो गई है? कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन के अंदर उसने लिख के दे दिया कि यहाँ पर जो टोटल एरर निकल करके आ रहे हैं, अब वो एरर हमारे केवल किसकी वजह से नहीं है? केवल कॉलिमेशन की वजह से नहीं है, वो रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों की वजह से। मतलब बात क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू थी ये नीचे जा रही थी लाइक दैट, इस तरीके से, और ये वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर उठ गई। किसकी वजह से ऊपर उठ गई? कर्वेचर की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉलिमेशन केवल कितना बचा? कॉलिमेशन केवल इतना बचा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कर्वेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और अब अगर मैं यहाँ पर कर्वेचर को ध्यान में रखूंगा तो अगर आपको इस तरीके से इसमें कोई दिक्कत हुई, अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। यहाँ पर जो मेरा टोटल एरर आएगा आप केवल उसको ध्यान रखिए। टोटल एरर, वो एरर किस किस की वजह से आएगा? एक तो कॉलिमेशन की वजह से आएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है,
और एक ई कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन की वजह से आएगा। टोटल एरर मेरा कितना आया है ये मुझे पता है। मैं साइन के साथ लिख लेता हूँ, साइन के साथ, है ना, साइन के साथ लिख लेता हूँ। साइन के साथ मैं लिखने की क्यों बोल रहा हूँ भाई? मैं साइन के साथ लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं साइन के साथ लिखने की आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि मेरे एरर कैसे आते हैं। तो ये वाली वैल्यू मेरी टोटल एरर जो मेरा निकल करके आया है, ये मेरा टोटल एरर निकल के आया है माइनस का 0.05, 0.05। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? ये माइनस साइन नेगेटिव एरर दिखा रहा है। इक्वल्स टू ई कॉलिमेशन में भी नहीं जानता कितना होता है, मैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन को जानता हूं कि ये प्लस का 6/7 d²/2r होता है। ये वाली बात मुझे अच्छे से पता है। मेरी बात समझ में आती नहीं आती? ये वाली बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कंबाइंड करेक्शन इतना ही निकल करके आता है। तो मैंने इस कंबाइंड करेक्शन को इतना ही लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने इस कंबाइंड करेक्शन को इतना ही लिख दिया तो मेरा जो ई कॉलिमेशन निकल करके आएगा, वो मेरा ई कॉलिमेशन कितना निकल करके आएगा बच्चों? मेरा निकल के आएगा माइनस का 0.05 और ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा 6/7 और डी की वैल्यू मुझे दी हुई है 1420 इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं कितना लिख दूंगा 1420²। 2r मुझे दिया हुआ नहीं है तो मैं उसको 2 × 6370 लिख देता हूँ। अब क्योंकि किलोमीटर में है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 10⁻3 क्यों कर रहा हूँ? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इतनी वैल्यू आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो मेरा ई कॉलिमेशन आपको दिख रहा होगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और वाली वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है? मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको 2 मिनट में। तो हो जाएगा 1420² × 6 डिवाइडेड बाई 7 × 2 × 6370 × 1000। तो ये वैल्यू मेरी निकल के आती है 0.1356, है ना, और प्लस हो जाएगा 0.0595, सॉरी माय मिस्टेक, इस वैल्यू को थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, ये 95 था, है ना, 95 तो हो जाएगा 95। तो ये वैल्यू निकल के आती है मेरी 0.23066, मतलब मैं इसको 0.2317 लिख सकता हूँ, है ना, 0.2317। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि ये मेरा नेगेटिव है। ये किसको दिखा रहा है? कि ये नेगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ये प्लस साइन किसको दिखा रहा था? ये प्लस साइन दिखा रहा था कि ये मेरा कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन मैंने कैसा लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये मैंने कैसा लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ है। और कैपिटल डी होगा, देख लेना यार, वो मैंने स्मॉल डी लिख दिया, वो इतना माइंड मत करो। कितने महीने हो गए यार, मैं खुद भूल गया कि मेरा कैपिटल डी लिखवाया है, स्मॉल डी लिखवाया है कि एल लिखवाया है। अब उतना मत माइंड करो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये मेरा एरर ड्यू टू कॉलिमेशन आ गया। अगर ये मेरा एरर ड्यू टू कॉलिमेशन आ गया तो मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, है ना। अल्फा की वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होती है एरर ऑफ कॉलिमेशन के टर्म्स में, tan इनवर्स एरर ऑफ कॉलिमेशन। एरर ऑफ कॉलिमेशन की वैल्यू है 0.2317/1420। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 0.2317 डिवाइडेड बाई 1420 और tan इनवर्स आंसर, तो ये मेरा निकल के आएगा 9.43, या जितना भी मेरा डिग्री में निकल करके आए उतना लिख लीजिएगा, है ना। ये मेरा 0.2317 डिवाइडेड बाई 1420, tan इनवर्स आंसर 9.34।
इंटू 10 टू द पावर -3, ये मेरा डिग्री में निकल करके आया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। सर आर की वैल्यू क्या रखी आपने? मैंने आर की वैल्यू 6370 रखी है, 6370 मीटर्स। ये तो इतनी होती है ना। ये वैल्यू कहाँ से आई सर? ये तो बेटा याद रखनी पड़ती है ना, ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, आर तो। ओके सर। ये तो मैंने बताया हुआ है ना आप लोगों को शायद पहले, कि नहीं बताया हुआ है। अगर डिस्टेंस ऑफ विजिबल ऑरिजिन पढ़ा है तो ये बताया होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बताया ये मैंने। पहले ही क्लास नहीं ली थी। हाँ हाँ यार बताया है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने बताया ना हो। ये नहीं तो बताया पहले होगा क्लास तो नहीं करी थी, क्या बेटा? पहले की क्लास नहीं करी। अच्छा आपने पहले की क्लास नहीं करी है, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग होगा तो देख लेना, मैंने बताया होगा, है ना। आसपास बताई होगी ये मैं मान सकता हूँ, मेरी आदत है गंदी थोड़ी सी एक, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमें ये काम करने पड़ते हैं, है ना। जब हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर डील करते हैं ना, तो इसको 6370 लिख के नहीं करते, बहुत टिपिकल हो जाता है। मैं इसको 6000 करके कर देता हूँ, या इसको 6300 करके कर देता हूँ। ये गंदी आदत होगी, तो ये हो सकता है ये मैंने करवा दिया हो कभी क्वेश्चन में कि 6000 ले लो। बहुत बड़ी वैल्यू ना, इतना अंतर नहीं पड़ता, लगभग आंसर हल्का फुल्का सेम आता है। 6378 कम बताइए सर लेवलिंग की स्टार्टिंग में। हाँ उतनी मैंने बताई होगी, मेरी राउंड ऑन राउंड ऑफ करने की मेरी आदतें हैं, है ना। 6378 एग्जैक्ट वैल्यू होती है। 6378 इज द एग्जैक्ट अर्थ रेडियस, एवरेज अर्थ, एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ 6378। उसको 6370 लिखता हूं मैं, या कई बार 6300 भी लिख देता हूँ, या कई बार मूड होता है तो 6000 भी लिख देता हूँ। जब हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के लाना होता है ना, तो उतना आंसर निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो 6370 किलोमीटर हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आपको एक और चीज निकालनी है, दैट इज वैल्यू ऑफ एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ECR। तो वो वैल्यू मेरी यहाँ से निकल कर क्या जाएगी, दैट इज 1420 स्क्वायर इंटू 6 आंसर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6370 इंटू 1000। तो ये मेरी 0.949 प्लस का आएगी, 0.949। 6 है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगी, 950। देख लीजिएगा आपके हिसाब से। तीनों चीजें जो पूछी थी वो मेरी निकल करके आ गई। अब मुझे बताइए कि आपके डाउट्स क्या हैं, मैं एक एक करके दूंगा उन्हें। अगर ऐसा लगेगा मुझे कि मुझे कुछ और समझाना है तो मैं आपको कुछ और भी समझाऊंगा। आपके डाउट्स जो भी होंगे वो मुझे एक एक करके बताइए, नहीं तो मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग खत्म मान रहा हूँ। सर आंसर 10 टू दी पावर 3 में आएगा। कौन सा आंसर बोल रहे हो तुम यार, तो समझा नहीं अंशुल, कौन सा आंसर बोल रहे हो बेटा? एंगल 10 टू दी पावर 3 -3 में आ रहा होगा ना यार। 10 इनवर्स 0.2317 डिवाइडेड बाई 1420, माइनस में आ रहा है ना यार आंसर। हाँ तो 0.009 मैंने भी तो ये लिखा है। सर जो ECR की वैल्यू है ना -6/7d² लिखा है देखो। किसकी वैल्यू? ECR की वैल्यू सर, ये एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन माइनस में लिखाई थी, तो यहाँ पे मतलब ऐड क्यों की? माइनस में लिखाई थी, मैं नहीं समझा यार तुम्हारी बात। तो जो वैसा था जी, ECR इक्वल टू -6/7d²/2r। अच्छा उसको मैंने सॉल्व करके लिखाया होगा। हाँ जब सॉल्व किया था सर डेरिवेशन। 6/7 को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने 6/7 को सॉल्व कर दिया होगा।
मतलब तुम यहाँ पर ये बोल रहे हो कि सर मतलब मैंने ECR की वैल्यू, यार मुझे अभी भी तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या पूछ रहे हो। ठीक है, वो तो सर 6/7 को यहाँ पर सॉल्व करके लिख लो। अब तुम सर अपनी कॉपी के अंदर देखो, जहां पर मैंने मतलब वहां जहां पर मैंने तुम्हें एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्लेक्शन नहीं लिखवाया, निकाल लिया। सर कंबाइंड इफेक्ट होता है सर कि -d²/2r अब प्लस मैं बता रहा हूँ, तुमने निकाल लिया। अब जी वहां सर। पर एरर और करेक्शन मैंने दो चीजें लिखवाई होंगी। जी हाँ सर। लिखवाइए, मैंने वहां पर एरर भी लिखवाया होगा, करेक्शन भी लिखवाया होगा। अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस किस चीज की वैल्यू बता रहे हो। तुम मुझे एरर की वैल्यू बता रहे हो या तुम मुझे करेक्शन की वैल्यू बता रहे हो। करेक्शन ड्यू टू सर, करेक्शन जो कंबाइंड करेक्शन होता है। करेक्शन बता रहे हो ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। एरर तो एरर मैं पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा। पॉजिटिव, ठीक है सर। पॉजिटिव लूंगा ना भाई, तुम करेक्शन नेगेटिव बोल रहे हो ना भाई। तो मैं एरर, भाई ये चीज तो मैं सोते हुए भी नहीं बोल सकता रात में भी कि ये चीज ऐसी हो जाएगी, तो साइन ही नेगेटिव हो गया ना अपना। तो तुम करेक्शन बोल रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे एरर कंसिडर किया होगा ना दोस्त। या तो पूरे क्वेश्चन को करेक्शन के टर्म्स में ले लो, ये जो मैंने एरर के टर्म्स में क्वेश्चन लिया ना, उसे करेक्शन के टर्म्स में ले लो, और उसे कंफ्यूजन पड़ेगा। तो मैंने पूरा एरर के टर्म्स में लिया, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल तरीका है। टोटल मेरे पास नेगेटिव आया, मुझे नेगेटिव ऐसा पता पड़ा कि मेरी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी वो मेरी एक्चुअल वैल्यू से कम थी। तो मुझे पता पड़ गया कि नेगेटिव है, तो मैंने उसको नेगेटिव रखा। मैं एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन जानता हूँ, वो मेरा पॉजिटिव होता है, तो मैंने उसको पॉजिटिव रखा। यहाँ पे मेरा ई कॉलम से निकल के आ गया और वो नेगेटिव निकल के आया। वो नेगेटिव निकल के आया तो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। तो इसी क्वेश्चन को एक बार मैंने किया कर्वेचर रिफ्रैक्शन को नेग्लेक्ट करके, केवल और केवल किससे, कॉलिमेशन से, और एक बार उनको कंसीडर करके। इससे ज्यादा कभी भी आपके रेसिप्रोकल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मान लेते चलिए। चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का पहला दिन था अपना। बात बाकी अपन कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तो 9 बजे ये चैप्टर तो लगभग खत्म ही हो गया, थोड़ी एक दो चीजें और हैं हल्की फुल्की, तो वो कुछ चीजें करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट के, और आपके जो भी एसएससी जेई के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कल अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी ट्रैवर्सिंग हो गई कि नहीं होगी, मुझे थोड़ा बताएंगे। ट्रैवर्सिंग, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड निकालना, डिपार्चर निकालना, बोडिच रूल लगाना, ट्रांजिट रूल लगाना, ये हो गया क्या? हो गया सर। ये हो गए ना, बोडिच, ट्रांजिट, लैटिट्यूड, डिपार्चर। ठीक है, तो फिर कल से हम लोग टैकोमेट्री स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर। थोड़ा सा इसका 10 मिनट का एक ओवरव्यू होगा। कल से टैकोमेट्री स्टार्ट करते हैं। टैकोमेट्री हम लोग कल खत्म भी कर लेंगे जहां तक है। ठीक है, चलिए।